यहाँ पे मैं 3 टॉपिक देने वाला हूं। कौन कौन सा? मानव शुक्राणु की संरचना, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। जी हाँ, तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं ऐसे ऐसे करके कम से कम मैं आपको 20 टॉपिक दे दूंगा। अगर सोचे मैं सुबह तक 20 टॉपिक दे दिया तो मजा आ जाएगी नहीं, तो इसलिए सारी वीडियो को देखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, नए टेलीग्राम पे मिलेगा तो दिमाग में रख लो। वैसे मैं टेलीग्राम पे मैं डाल भी दिया हूँ, जाके आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। आप जाइए, विजिट कीजिए, देखिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए यार। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को यार सब्सक्राइब करिएगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और हाँ, हर एक दोस्त के पास ये बायोलॉजी की क्लासेस हर एक दोस्त के पास पहुंचनी चाहिए, क्योंकि एसके मिस्टडी केवल आपके लिए मेहनत कर रहा है और आप ही वो इंसान है जो 70 में 70 लाएंगे, वो भी कल बायोलॉजी के पेपर में। परेशान मत होइए, बायोलॉजी के पेपर में कल आप 70 में 70 लेके आओगे यार, परेशान मत हो, ठीक है ना। चलिए यहां पे देखिए, ये पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसको पढ़ लें, किसको पढ़ ले, आप कमेंट कर दीजिए। सबसे पहले चलिए हम लोग स्त्री जनन तंत्र को भाई पढ़ लेते हैं। स्त्री को सबसे पहले रखते हैं यहाँ पे, ठीक ना। चलिए कोई ना दिक्कत। तो आपका क्या है, स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र, तो ये फिगर दिमाग में भर लीजिए, ये फिगर आप लोग दिमाग में भर लीजिए, ये फिगर आपको दिमाग भर लेना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहां से आपको स्टार्ट, देखिए जैसे मेरी पेन जा रही वैसे यहां से स्टार्ट करना है। इस प्रकार से आपको खींचते 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 चले जाना है, इस प्रकार से खींचते खींचते चले जाना है, ऐसे से, ठीक ना। फिर ऐसे से आ जाना है, ऐसे से बनाना है आपको। इसी प्रकार से आपका बनेगा पूरा का पूरा फिगर। आप ऐसे बनाइएगा, मैं थोड़ा सा आपको एक लेआउट दे रहा हूं प्रॉपर कि बनाना आपको किस प्रकार से है, ठीक है ना। ऐसे आपको बनाना है, इस प्रकार से, इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये मादा जनन तंत्र को आपको बनाना है। यहाँ पे जैसे बना है, इसको सही से बनाइए यार, मैं एक आपको सिखा रहा हूं। ये आपका झल्लरी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे ये क्या है, आपका झल्लरी हो जाएगी। और यहाँ से लगे हुए 2 अंडाशय रहेंगी, एक इधर रहेगा, एक इधर रहेगा। कितने अंडाशय, देखिए 2 अंडाशय है, 2 जोड़ी अंडाशय। अंडाशय किस पाया जाता है, नर की स्त्री जनन तंत्र में। इसको झिल्ली बोलते हैं, इसको कीप बोलते हैं। कीप देखिए इस आकार की कीप होती है, जिसमें हम लोग तेल उल डालते हैं। आप लोग देखे होंगे, पेट्रोल डीजल गाड़ी में भरा जाता है, फिल किया जाता है, तो कीप हो गया। इसी प्रकार से ना ये आपका क्या होगा, ये मध्य वाला भाग को हम लोग कहते हैं ग्रीवा नाल, और ये आपका ये पूरा का पूरा जो सबसे निचला वाला भाग होता है, ठीक है ना, गुहा के, उसको हम लोग विजाइना बोलते हैं। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, सबसे बाहरी भाग को परिगर्भाशय बोलते हैं। और ये क्या है, आपका पेशी अस्तर है। और ये आपका क्या, ये अंदर वाला जो भाग है, इसको हम लोग गर्भाशय अंतःस्तर बोलते हैं, ठीक है ना। बाकी तो ये आपके क्या है, 2 अंडाशय हैं। इसको जो पतली पतली गई, इसको संकीर्ण पथ बोल देंगे, और इसको तुम्बिका बोलते हैं। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, तुम्बिका बोलते हैं। ये समझ में आ गया। अब सबसे पहले आपके स्त्री जनन तंत्र में मुख्यतः 2 भाग होते हैं, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग का मतलब यह है कि भाई साहब, जनन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन पार्टिसिपेट करेगा, पता होना चाहिए, अंडाशय करता है। कौन करता है, अंडाशय। इसी के लिए इसको हम लोग प्राथमिक जनन अंग नाम दे दिए। तो अंडाशय स्त्री का प्राथमिक जनन अंग होता है। अंडाशय क्या होता है, स्त्री का प्राथमिक जनन अंग होता है। अब अंडाशय देख लेते हैं, अंडाशय क्या होता है। तो एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। उदर गुहा, सॉरी गिर गया था, उदर गुहा। एक जोड़ी अंडाशय कहां पर स्थित होता है, उदर गुहा में स्थित होता है। कितने जोड़ी अंडाशय होता है, एक जोड़ी। एक जोड़ी मतलब देखिए, एक इधर स्थित है और एक इधर स्थित है, तो एक जोड़ी हुआ कि नहीं। तो एक जोड़ी अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। अंडाशय वृक्क के समीप मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़े रहते हैं। जो अंडाशय होते हैं, यह वृक्क के समीप मीसोवेरियम, ये जो जुड़ता है, जिससे यह जुड़ा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोवेरियम द्वारा उदर गुहा से क्या होता है, जुड़ा रहता है। अंडाशयी लीगामेंट्स द्वारा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। और जो अंडाशयी होते हैं, यह लीगामेंट के द्वारा किससे जुड़े रहते हैं, गर्भाशय। ये गर्भाशय है, ये क्या आपका पूरा पूरा गर्भाशय से जुड़े रहते हैं। अंडाशय ठोस होता है। अंडाशय की सतह पर छोटे छोटे दानों जैसा उभार होता है।
जिन्हें ग्राफिकन पुटिकाएं बोलते हैं। अब ग्राफियन पुटिकाएं कहां पाई जाती है, दिमाग में भर लो, अंडाशय। अंडाशय के ऊपर जो छोटे छोटे दाने दिखाई देते, खुरदुरापन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्राफियन पुटिकाएं कहते हैं। ग्राफियन पुटिकाएं को अंडाणु बनते हैं और ग्राफिकन पुटिकाओं में ही क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। और पुटिका से ही एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स किस में पाया जाता है, तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है यह महिलाओं में पाया जाता है। महिलाओं में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स। उसके बाद सहायक जननांग, प्राथमिक जननांग हो गया, अब सहायक जननांग। अब सहायक जननांग में देखेंगे तो ये जननांग जनन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। इसमें सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल हैं। अब सहायक नलिकाएं जैसे अंडवाहिनियां, गर्भाशय व योनि इत्यादि क्या है, सहायक नलिकाएं। तो सहायक नलिकाओं को याद कर लीजिए, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, ये क्या है, यह सहायक नलिकाएं हैं। अंडवाहिनियां जैसे प्रत्येक अंडवाहिनी पतली, कुंडली और लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। जो अंडवाहिनियां होती हैं, प्रत्येक अंडवाहिनी क्या होती है, कुंडलित होती है और पतली होती है। और 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है। इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला क्या है, प्रारंभिक भाग, जिसको हम लोग फ्रिम्बिएटेड की बोलते हैं। और दूसरा होता है फैलोपियन नलिका। फैलोपियन नलिका किसके, सहायक नलिकाओं की, सहायक नलिकाओं की। और अंतिम जो भाग होता है वह इस्थमस कहलाता है। उसके बाद गर्भाशय। गर्भाशय क्या होता है, दोनों ओर फैलोपियन नलिकाएं संयुक्त होकर गर्भाशय का निर्माण करती हैं। जो फैलोपियन नलिकाएं होती हैं आपस में संयुक्त होती हैं और उसके द्वारा क्या करती है, गर्भाशय का निर्माण करती हैं। बात समझ आ रहा है। गर्भाशय चौड़े थैलोनिमा होता है, इसकी भित्ति मोटी और पेशी युक्त होती है। उसके बाद विजाइना, तो यह लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा नलिका रूपी पेशी रचना होती है। यह आपकी जो विजाइना होती है मादा जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलती है और इसको हम लोग बर्थ नाल भी कहते हैं। बात समझ आ रही है। उसके बाद है सहायक जनन ग्रंथियां। सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी है, इन ग्रंथियों का स्रावण जनन प्रक्रिया में सहायता करता है। जो सहायक जनन ग्रंथियां होती हैं यह क्या करती हैं, यह ग्रंथियां श्रावण जनन प्रक्रिया में क्या करती है, बहुत ही हेल्प करती हैं। क्या करती है, आपकी बहुत ही हेल्प करती हैं। स्तन ग्रंथियां, तो स्तन ग्रंथियों में शिशु के पोष हेतु दुग्ध का निर्माण होता है। किसमें, स्तन ग्रंथियां में। और बर्थोलिन ग्रंथियां, एक जोड़ी ग्रंथियां योनि के पार्श्व में स्थित होती है, इसको क्या बोलते हैं, बर्थोलिन ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। सहायक जनन ग्रंथियां 2 प्रकार की, स्तन ग्रंथियां और बर्थोलिन ग्रंथियां। स्तन ग्रंथियां जिसमें शिशु के लिए पोष हेतु दुग्ध का निर्माण होता है। बर्थोलिन ग्रंथियां यह आपके विजाइना के पार्श्व में स्थित होती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया स्त्री जनन तंत्र, जो कि आप याद कर लीजिए, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कल मॉर्निंग के पेपर में ये बिल्कुल आपको देखिए, कल मॉर्निंग दोपहर के पेपर में 2 बजे से पेपर है ना, 2 बजे से ही तो पेपर है आपका, तो आप देखेंगे वहां पे मिलेगा। उसके बाद आपका है पुरुष जनन अंग, पुरुष जनन अंग। अब भाई साहब इसको रख लीजिए, पुरुष जनन अंग को रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। लाइक नहीं किया यार, लाइक कर दीजिए। 10,000 लाइक टारगेट है और मैं आशा करता हूं कि 10,000 लाइक टारगेट आप लोग पहुंचाएंगे। बायोलॉजी के बारे में, बायोलॉजी के जो बच्चे हैं 10,000 लाइक टारगेट बिल्कुल पहुंचाएंगे, मैं आशा करता हूं। बहुत ही आपसे उम्मीद रहती है यार, बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद रहती है। उम्मीद भी उससे ही रखी जाती है जिसके ऊपर भरोसा रहता है। तो मुझे तो आपके ऊपर भरोसा है ना कि हाँ आप लोग 10,000 लाइक टारगेट करवा दोगे। तो भरोसा यार मत तोड़ो यार, लाइक टारगेट करो, बल्कि जल्दी लाइक टारगेट करो। मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं पहले ये बता दो यार। भाई लोग इतना लोग है यार, चैनल को अगर एक लड़कियां सब्सक्राइब करी तो ढेर सारा हो जाए ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ला। चला आगे देखा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे नर जनन तंत्र के प्रमुख भाग। नर जनन तंत्र के कितने प्रमुख भाग होते हैं, मेन मैंने यहाँ पे ले लिया है, उसके बाद देख लेंगे। तो ये देखिए, ये आप फिगर, ये आप पूरा का पूरा फिगर तैयार कर लीजिए। यहाँ पे जो फिगर दिया गया है इस पूरे फिगर को आपको तैयार कर लेना है। ये जो ऊपर एक लाइनें आ रही है इसको हम लोग मूत्रवाहिनी बोलते हैं। ये जो भाग होता है यहाँ पे भाग देखिए, इस भाग को हम लोग शुक्राशय बोलते हैं। ये वाला जो भाग होता है मूत्राशय है। ये जो शुक्रवाहक देखिए टेस्टिस, वृषण से होता हुआ जाके आपके यहाँ पे पेनिस में जुड़ रहा है, तो यह क्या हो गया आपका, इसको हम लोग शुक्रवाहक बोलते हैं, ठीक है ना।
ये आपका जो भाग होता है ये वाला, ये जो होता है इसको हम लोग प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। बाकी तो ये है, ठीक ना। बाकी ये जो नीचे वाला भाग होता है इसको हम लोग जो रेड कलर का है वृषण बोलते हैं। वृषण किस में होता है? वृषण कोश में स्थित होता है। बस यही मेन आपको याद रखना है, ज्यादा आपको कुछ भी याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वृषण के नर जनतंत्र के मुख्य भाग कितने हैं? पहला वृषण है, दूसरा एपिडिडमाइस है, तीसरा शुक्रवाहिनी है, चौथा स्खलन वाहिनी है, पांचवा आपका और छठवां शुक्राशय है, सातवां प्रोस्टेट ग्रंथि है और आठवां आपका काउपर्स ग्रंथि है। एक एक करके मैं यहाँ पे आपको पढ़ा दे रहा हूँ। सबसे पहले वृषण की बात करें, किसकी भी बात करें हम लोग? वृषण की बात करें। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो या फिर आप इसको लिख के रख लीजिए। जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं आपको वही दूंगा, परेशान मत होइए। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं थमा देंगे जो कि आपके पेपर में आए ही ना, आप वही क्वेश्चन पढ़ के जाएं जो आपके पेपर में आए और आप बेहतर तरीके से करके आए, मैं वही आपको क्वेश्चन दूंगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, ठीक ना। चलिए, वृषण पुरुष के प्राथमिक जनन अंग है। जो वृषण होता है क्या होता है? पुरुष का प्राथमिक जनन अंग होता है। ये एक जोड़ी होती है। या कैसे होते हैं? तो वृषण एक जोड़ी होता है तथा उदर गुहा से बाहर वृषण कोश में स्थित होता है। और उदर गुहा से बाहर ये कहां पर स्थित होते हैं? वृषण कोश में स्थित होते हैं। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं। वृषण अनेक कुंडलित नलिकाओं से होते हैं जिन्हें शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। इन्हीं के द्वारा ही शुक्रजन नलिकाओं के द्वारा शुक्राणु बाहर निकलते हैं। शुक्रजन नलिकाओं में शुक्राणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। शुक्रजन नलिकाएं वृषण जालक में खुलती है और वृषण जालक से 16 से 20 पतली पतली शुक्र वाहिकाएं निकलकर एपिडिडाइमिस में खुलती हैं। वृषण शुक्राणु यानी कि स्पर्म निर्माण करते हैं और ये विशेषकर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का क्या करते हैं? श्रावण करते हैं, जो जनन में क्या करता है? बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ही सहायक होता है। क्लियर है? सहायक जननांग। अब ये सहायक जननांग कौन कौन से हैं? तो सहायक जननांग, इनमें सहायक नलिकाएं व ग्रंथियां शामिल है। सहायक जननांग में सहायक नलिकाएं व सहायक ग्रंथियां शामिल है। जैसे आपका है एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस यह लगभग 6 मीटर लंबी, पतली तथा अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। यह कैसी होती है? तो यह 6 मीटर लंबी होती है, पतली होती है और बहुत ही कुंडलित, बहुत ही पतली होती है, ठीक ना। जो वृषण के अग्र, पश्च तथा भीतरी भाग को ढके रहती है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु संग्रहित एवं परिपक्व होते हैं। एपिडिडाइमिस में जो शुक्राणु होते हैं वो क्या होते हैं? संग्रहित होते हैं और परिपक्व होते हैं। उसके बाद है आपका शुक्रवाहिनी। तो एपिडिडाइमिस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर वक्षण नाल में होती हुई उदर गुहा में प्रवेश करती है। शुक्रवाहिनी मूत्रवाहिनी के साथ फंदा बनाकर मूत्रमार्ग के अधर भाग में खुलती है। उसके बाद है स्खलन वाहिनी। स्खलन वाहिनी क्या है? शुक्राशय से 2 छोटी पतली पतली भित्ति वाली वाहिनियां प्रोस्टेट ग्रंथि से होकर मूत्रमार्ग में खुलती है और इन्हें स्खलन वाहिनियां कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? स्खलन वाहिनी कहते हैं। अगला है आपका पेनिस। तो एक मैथुन अंग होता है और ठीक ना, यहाँ पे आप इसको आप देख सकते हैं क्योंकि ये जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। कल के पेपर में जो हर साल आते हैं वो आप क्या आएंगे, आप लोग करके आइएगा। उसके बाद है सहायक जनन ग्रंथियां। अब ये सहायक जनन ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? तो इन ग्रंथियों का श्रावण जनन प्रक्रिया में सहायक करता है। इन ग्रंथियों का श्रावण जनन प्रक्रिया में क्या करता है? बहुत ही हेल्प करता है। पहला क्या है आपका? शुक्राशय है। तो यह एक जोड़ी द्विपालित थैलीनुमा रचना होता है। जो शुक्राशय का आकार होता है द्विपालित होता है और थैलीनुमा होती है रचना इसकी। इसकी भित्ति ग्रंथिल होती है। कैसी होती है? ग्रंथिल। ग्रंथि मतलब ग्रंथि बने होते हैं। ग्रंथि मतलब जानते हैं, जैसे कि इस प्रकार से ढेर सारे ग्रंथियां होती हैं। जैसे आप झिल्ली देखते हो, बहुत सारी झिल्ली एक साथ ले लीजिए, वो ग्रंथि हो गई। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो वीर का मुख्य भाग बनता है और यह शुक्राणुओं को क्या करता है? पोषण और संरक्षण देता है। उसके बाद है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। तो यह ग्रंथि मूत्रमार्ग के अधर भाग के चारों ओर स्थित होती है तथा कई पिंडों की बनी होती है। इस ग्रंथि से हल्का अम्लीय तरल स्रावित होता है और शुक्राशय व प्रोस्टेट के स्राव मिलकर सेमिनल प्लाज्मा कहलाते हैं। यह शुक्राणुओं के साथ मिलकर क्या बनाता है? स्पर्म का निर्माण करता है। उसके बाद है आपका काउपर्स ग्रंथि। इन्हें बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां भी कहते हैं और काउपर्स ग्रंथियां मैथुन से पहले एक क्षारी और चिकने द्रव का स्राव करती हैं और यह
मूत्रवान की अम्लता को समाप्त करता है तथा यूरिन पहुंचकर मैथुन को बहुत ही सुगमता करता है। बात समझ आ रहा है। उसके बाद अगला भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके मानव जनन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतर के आ रहे हैं यहाँ पे, चित्र वाले। यार ये ना एक चित्र आपको फंसेगा पेपर में, आप देख लीजिएगा, इसलिए आप इसको पढ़ लीजिए। मैं जो आप पे बता रहा हूँ आप लोग पढ़ के चले जाइएगा। इस बात की 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपके पेपरवा में फंसेगा, आपके पेपरवा में 100% श्योर है फंसेगा। और जो फंसने वाले क्वेश्चन है आप पढ़ के चले जाइए, भरोसा कीजिए मेरे ऊपर, फंसेगा, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन फंसेगा। यहाँ पे है शुक्राणु की संरचना। अब ये भाई साहब आप शुक्राणु है, शुक्राणु की संरचना देख लीजिए। ऊपर वाला भाग आपका शीर्ष कहलाता है, ये मध्य वाला भाग है, और ये नीचे वाला भाग आपका पुच्छ कहलाता है। मध्य वाले भाग के जो सबसे ऊपरी भाग है उसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली से ढका रहता है, इसको हम लोग अग्रपिंडक बोलते हैं। और जो बीच में होता है ये तो इसको केंद्रयुक्त गुणसूत्री पदार्थ कहते हैं। ये जो बीच में है इसको ग्रीवा बोलते हैं, और जो बीच में छोटी छोटी पाई जाती है इसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, जो कि पूंछ को तैरने में क्या करता है, बहुत ही सहायक करता है। अभी मैं आपको पूरा बता दूंगा। और नीचे वाला पूंछ है जो कि चल कर जाता है अंदर की ओर। कहां पर अंदर की ओर आप जानते होंगे, प्रोसेस करता है किसके लिए, यह करता है जनन क्रिया के लिए। शुक्राणु के 3 भाग हैं, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। शुक्राणु के कितने भाग हैं भाई साहब, 3 भाग हैं, शीर्ष, ग्रीवा, मध्य भाग और पूंछ। कितने भाग हैं आपके, 3 भाग हैं, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका टॉपिक। नीचे आ जाइए। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भाई साहब ये स्पर्म होता क्या है, शुक्राणु क्या होता है। तो मानव शुक्राणु टेडपोल की आकृति की तरह 60 माइक्रोमीटर क्या होता है, लंबा होता है। 60 माइक्रोमीटर क्या होता है, लंबा होता है। और अगुणित तथा चल नर युग्मक होता है। इसको नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। मानव शुक्राणु टेडपोल की आकृति की तरह अगुणित और चल नर युग्मक होता है। इसे 4 भागों में बांटे। वैसे तो मेजर आपके 3 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 भाग बांटा है। शीर्ष शुक्राणु का अग्र और प्रमुखतम भाग होता है। इसी भाग में अंडाकार केंद्रक पाया जाता है, जो केंद्रक के आगे एक टोपी सदृश स्रावी प्रकृति के संरचना एक्रोसोम पाई जाती है। शीर्ष सहित शुक्राणु का पूरा शरीर एक झिल्ली से ढका रहता है। किससे ढका रहता है, तो झिल्ली से ढका रहता है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं सारा का सारा आपको बता दे रहा हूं, आप परेशान मत होइए, आप पढ़ के चले जाइएगा। अगर आपको बायोलॉजी में कुछ नहीं आ रहा है तो मैं आपको ट्रिक्स बता दें कि उसमें कुछ मैंने आपको ये नहीं कि मैं आपको कुछ भी बताया हूं, आप उसको पढ़ लीजिएगा, थोड़ा वो इंपॉर्टेंट वाला है, आप उसको देख लीजिएगा, चैनल पे अपलोड हो चुका है, जाके आप उसको देख लीजिए, ठीक ना। शीर्ष सहित शुक्राणु का पूरा शरीर एक झिल्ली से ढका रहता है। उसके बाद आया है आपका ग्रीवा, नेक। तो यह शीर्ष के मध्य भाग से जुड़ता है। इसमें एक जोड़ी सेंट्रियोल होते हैं और पूंछ का अच्छी तंतु सेंट्रियोल से निकलता है। पूंछ का अच्छी तंतु किससे निकलता है, सेंट्रियोल से निकलता है। उसके बाद है आपका यहाँ पे मध्य भाग, जिसको हम लोग मिडिल पीस कहते हैं। तो इस भाग में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। उसके बाद है पूंछ यानी टेल। तो यह शुक्राणु का अंतिम और सबसे लंबा भाग होता है। यह शुक्राणु को गति प्रदान करता है और अंतिम सिरा नग्न होता है, यानी इस पे कोई आवरण नहीं रहता। और बस लिख दीजिए, काम खत्म। तो 3 भाग है, हेड, मध्य और पूंछ, बस ये 3 भाग याद करिए, काम खत्म। पहले बार में एक्रोसोम होता है जो कि अंडा तोड़ने का काम करता है। मध्य वाले भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस, जो कि उसको ऊर्जा प्रदान करता है। और पूंछ, लास्ट वाला पूंछ, जो कि उसको तैरने में हेल्प करता है। तो मैंने जो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे भाई साहब बोर्ड में बनने वाले, मैं उसको आपको बता ही दिया हूं और आपको अच्छी तरीके से याद हो गया होगा। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पे डाल दिए, पढ़ भी गया है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और इसी प्रकार आप एसकेएम स्टडी को प्यार देते रहिएगा अपना, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो कि दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको पढ़ के तभी जाइएगा एग्जाम सेंटर पे।